हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मैं नीट 2018 में मेरा रैंक था AIR 7 और एम्स 2018 में मेरा रैंक था AIR 42। अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली में सेकेंड ईयर MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये नीट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट पार्ट 2 है। आपने मेरा पार्ट 1 भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए, जिससे कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। तो मेरा तो आपको ये स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए जब तक आप नीट की एग्ज़ाम देकर बाहर नहीं आ जाते। मैंने भी मेरा मोबाइल उसके बाद ही लिया था, तब तक मेरे पास भी मोबाइल नहीं था। ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी जो चीज़ें हैं, उसे आप जितना आपको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, जैसे व्हाट्सएप आपको आपके टीचर से बात करने के लिए या फ्रेंड से बात करने के लिए उतना, और बाकी जो गूगल, यूट्यूब जो थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है उसके लिए यूज़ कीजिए। और ये स्टडी के अलावा बाकी किसी भी तरह चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए। और ख़ासकर ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब है, इन पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बिल्कुल मत बनाना अपनी एग्ज़ाम होने तक। हम सोशल मीडिया कैसे कम कर सकते हैं? से टोटल नो टू सोशल मीडिया टिल योर क्लास 12th। परफेक्शनिज्म यानी क्या कि कुछ एक टेंडेंसी कि आपको एकदम परफेक्ट करना है। आपको कोई एक स्टैंडर्ड है, परफेक्ट से कम आपको चलता ही नहीं है, आपको सिर्फ परफेक्ट चाहिए। तो कई बार ये अच्छा होता है, मोटिवेट करता है परफेक्ट करने के लिए, लेकिन कई बार ये ऑब्स्टेकल हो जाता है। कैसे कि अगर आपका एकदम परफेक्शनिज्म ही है आपका एक मापदंड, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। यानी क्या, इट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम इवन स्टार्टिंग दैट थिंग। तो जिसके वजह से आपका ये ऑब्स्टेकल और आपका ये लिमिटेशन हो सकता है। हाउ टू ओवरकम परफेक्शनिज्म। तो एक है कॉम्प्रोमाइजिंग, कि आपके जो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं आपके, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका एक मेन गोल है उसे आप फोकस कीजिए। जैसे कि अभी आप 11th-12th में तो आप क्लास नीट के एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। बाकी जो आपके गोल्स है, जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम्स हो या बाकी और कोई गोल्स हो, उन्हें अभी के लिए साइडलाइन कर लीजिए और एक मेन गोल यानी हमें नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। फिर बाद में क्या है, गो फॉर गुड इनफ। यानी क्या कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कोई फिजिक्स का चैप्टर है मान लीजिए, उसमें वो आपको हार्ड जा रहा है, आप उसे एकदम परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि गो फॉर गुड इनफ, यानी आपका जितना अच्छा हो सका उतना कर लीजिए। जो 2-3 पॉइंट्स जो आपको समझ में नहीं आए उसे आप बाजू में रख दीजिए और आगे के चैप्टर पे बढ़िए। लेकिन अगर क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ इसी पे अटके रहेंगे, तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और आप बाकी के चैप्टर्स कवर नहीं कर पाएंगे। बाद में क्या है, सेट अ डेडलाइन। यानी क्या कि अब कुछ लोगों को एकदम परफेक्ट करने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो जिसके कारण वो भले ही परफेक्ट हो जाए, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स होते हैं वो मिस हो जाएंगे और इसमें ही आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो आप एक डेडलाइन रख दीजिए कि हाँ, मुझे इस तारीख तक ये चैप्टर्स कंप्लीट करने ही है। तो आपका जो आप कम रीडिंग्स जो आपको मिलेगी, आपके उन कम रीडिंग्स में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा और जिसके कारण आप वो जल्दी समझ पाएंगे और आपका बाकी का सिलेबस भी कवर करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। और बेस्ट ये होता है इन केसेस में कि जो आपका इंस्टीट्यूट जो स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से चलिए, और इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम्स ली जा रही है, आप कोशिश कीजिए कि आप वही पढ़ें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी क्या, इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग द एक्ट। मतलब क्या, आज का काम कल करना। मतलब जो आपका जो रोज़ का जो आपको काम है उसे आप डिले करते जाना। तो जिससे क्या होगा, बाद में बहुत सारा वर्क आपका अक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर तब आपको स्ट्रेस आएगा, क्योंकि तब टाइम कम रह जाएगा और जो आपको करना है, जो आपको कवर करना है सिलेबस, बहुत ज़्यादा रहेगा।
तो जिसके कारण आप स्ट्रेस आएगा, आप वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपका मार्क्स गिरेंगे। तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे स्टॉप करना है? तो एक ये होता है कि जैसे कभी आपका थोड़ा बैड फेज चल रहा है, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड गेट स्टार्टेड। या फिर एक कर सकते हैं कि से 3, 2, 1 एंड गेट स्टार्टेड। तो जो आपका ठीक है, आपका आधा दिन वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी का आधा दिन भी वेस्ट कर दें और ये सोचिए कल से पढ़ाई पर करें। जितना टाइम आपका बचा हुआ है उसे आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जिसके कारण आपका जितना भी सिलेबस आप कवर कर पाते हैं वो उतना ही आपको आगे के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है सेटबैक। सेटबैक देखिए मतलब फेलियर, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स कम आ जाए, थोड़ा सा आपका जो स्कोर्स है वो थोड़ा डाउन हो जाए, तो अगर ये फॉल होता है तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो आप वहीं रोते रहिए, वहीं रहिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर एक है कि गेट अप एंड गेट स्टार्टेड अगेन। देखिए फेलियर सबका होता है, मेरा भी ऐसा बैड फेज आया है जिसमें मुझे कम मार्क्स आ रहे थे कुछ टाइम पे। देखिए अगर आपका फेलियर नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप जितना आपको मिल रहा है उतने में ही आप कंटेंट है, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सो हाउ टू ओवरकम फेलियर। सो देखिए सबसे पहला है कि एक्सेप्ट फेलियर, कि हाँ आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके कारण हो सकता है आपको नीट में कम मार्क्स आए और शायद आपको रिपीट करने की गरज है, या जो भी है आपका फेलियर हुआ है ये आप पहले एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट, फेस द फेलियर। ठीक है, देखिए फेलियर होना नॉर्मल बात है और इट इज़ ओके, उसे आप फेस कीजिए और अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दीजिए। अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अपने आप को, मतलब आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपने आप को सच बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कीजिए कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कीजिए और अब आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। फिर होता है कि आस्क योरसेल्फ ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन, कि जिस तरह से मैंने ये पढ़ाई की थी, अगर जो मुझे रिजल्ट डिज़ायर्ड है, मेरी इस तरह की पढ़ाई से रिजल्ट वो अचीव कर सकता हूँ क्या? और पूछिए कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है वो भी इसी तरह करते थे क्या? फिर बाद में रीइग्नाइट योर डिज़ायर, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग फेलियर हुए हैं, हमारे एम्स के बैच में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, जिन्हें फर्स्ट एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आए, फिर एक साल उन्होंने एकदम अच्छे से मेहनत की तो डायरेक्ट एम्स दिल्ली लग गए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए एंड फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज़, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, एंड आप फीडबैक लीजिए, आपने जो गलतियाँ की थी क्यों की थी और उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। और मोटिवेशन रखिए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि मोटिवेशन कैसे रखना है, उस तरह से आप मोटिवेशन रखिए। नेक्स्ट है रीबूट एंड रीस्टार्ट, यानी आप फिर उसके बाद में आप अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की एक लिस्ट बना सकते हैं। देखिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है और उसे आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो जिस तरह से की भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे हो सकता है आपकी बायोलॉजी स्ट्रेंथ हो, आपका फिजिक्स स्ट्रेंथ हो, या फिर आपका कोई कंसेप्ट समझना स्ट्रेंथ हो, या रट्टा मारना स्ट्रेंथ हो, उस तरह से आप अपना प्लान बना लीजिए कि आपको अगला एक साल में क्या क्या करना है, कैसे करना है। और फिर आप ये जो आपने पहले गलतियां की हैं, पूरी कोशिश कीजिए कि आप उन गलतियों को वापस दोहराइए नहीं। गलतियां आपकी जो हुई है उसे आप समझिए और उसे बाद में आप पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। एंड आप एक काम कर सकते हैं और वो है सेल्फ कंपैरिजन, यानी क्या कि आप दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए कि इसे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये इतने घंटे पढ़ाई कर सकता है। आप अपने आप से कंपैरिजन कीजिए। पहले तो आप अपना गोल लिख लीजिए कि आपका नीट में इतने मार्क्स का गोल है, या फिर आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये आपका गोल है। गोल लिख दीजिए और फिर आप सेल्फ रिकॉर्डिंग कीजिए और सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए। सेल्फ रिकॉर्डिंग यानी क्या कि आप रिकॉर्ड कीजिए कि आप दिन में कितना पढ़ते हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, चैप्टर वाइज मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आपने जो टारगेट लिखा हुआ है वो आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं उसके रीजंस देखिए,
और उन रीजंस को सुधारने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका टारगेट है वो आप उसे अचीव कर पाए। और फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी आप इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कि मैंने क्या टारगेट्स रखे थे अपने लिए, क्या मैं उन टारगेट्स को अचीव कर पाया हूँ। अगर मैं अचीव कर पाया हूँ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और रिस्क लीजिए अब, और अपने जो टारगेट्स थे थोड़े और हाई रखिए। अगर नहीं कर पाए हैं आप अपना टारगेट अचीव, तो वापस से देखिए आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। थोड़ा सा आप इसमें अपने पेरेंट्स की, या जो आपके पुराने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी, या टीचर्स की मदद ले सकते हैं और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की। So next obstacle in study is silly mistake. It is one of the most common problems. हमेशा आप कोई एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद में आप आंसर्स वेरीफाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि अगर आप थोड़ा सा आपको और ध्यान रहता या थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते तो वो राइट हो जाते थे। मतलब कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स आपके डेफिनेटली होंगे। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सिली मिस्टेक? एक है पुअर कंसंट्रेशन बिफोर एग्जामिनेशन या फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एक है पुअर टाइम मैनेजमेंट, या फिर OMR शीट्स में मिस्टेक्स। तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पहला कि इम्प्रूव कंसंट्रेशन। जो क्वेश्चन है वो पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शंस पढ़िए और लास्ट तक क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि कभी कभी हमारे लास्ट में ही कुछ क्वेश्चन के लास्ट में ही कुछ वर्ड्स जंबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए। एंड डोंट सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली। 2-3 सेकेंड आप रुकिए, शांति से पढ़िए, फिर उसके बाद में एंटर कंप्लीट डाटा। फिज़िक्स या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर कोई और कैलकुलेशन का अगर क्वेश्चन है तो पूरा डाटा डालिए आप, और सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, और सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आंसर लाइए। नेक्स्ट है रीचेक द आंसर। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है या ट्रिकी है, या फिर आप श्योर नहीं है, तो फिर आप उसे रीचेक कीजिए, या आप तब की तभी कीजिए, या फिर पूरा सॉल्व होने के बाद आप फिर से उस क्वेश्चन पे आके उसे रीचेक कर सकते हैं। अवॉइड न्यू क्वेश्चन। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे सिर्फ उसी क्वेश्चन पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। उस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। रीड ऑल ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस, शांति से आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर दिख गया, लेकिन ऐसा मत कीजिए, चारों ऑप्शंस पढ़िए। कभी कभी चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आ सकता है कि हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका आंसर कुछ और हो सकता है। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत डालिए। टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक ही है कि प्रैक्टिस से ही होगा। सॉल्व मॉक क्वेश्चन पेपर्स। आप 3 घंटे का टाइमर लगाइए, 180 क्वेश्चंस लीजिए, और एकदम एग्ज़ाम की एनवायरनमेंट में ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व कीजिए। तब आपको पता चलेगा, आपका खुद का एनालिसिस होगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो 3 सब्जेक्ट्स है, 90 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आपका प्री डिसाइडेड ही होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। और टाइमिंग इसी तरह देना कि आपके तीनों सेक्शंस सॉल्व हो सकें और तीनों सेक्शंस को सफिशिएंट टाइम मिले। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप उससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जैसे मुझे फ़िज़िक्स अच्छा लगता था, तो मैं फ़िज़िक्स से सॉल्व करता था। 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में फ़िज़िक्स कर लेता था, नेक्स्ट 45 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लेता था, और बाद में के 1 घंटे में बायोलॉजी कर लेता था। तो इसी तरह आप आपका प्लानिंग कीजिए। अगर आपको लगता है आपका फ़िज़िक्स वीक है, आपका 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में आपका फ़िज़िक्स नहीं हो सकता, तो फिज़िक्स को मैं कहूँगा आप लास्ट में सॉल्व कीजिए। पहले जितने आप मार्क्स आप बटोर सकते हैं बटोर लीजिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। उसके बाद में फिज़िक्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं उस बचे हुए टाइम में, दैट इज़ गुड।
एंड कीप द ट्रैक ऑफ टाइम वाइल सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन ऐसा हमेशा हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका ये प्लान पूरा बिगड़ जाए, आपका किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका चले जाए, जिसके वजह से फिर आपको बाकी सेक्शन में कम टाइम मिले और फिर उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जो आपका टाइमिंग का ट्रैक है उसे आप देखते रहिए, और जिस जिस टॉपिक को आपने जितना टाइम अलॉट किया है, आप कोशिश कीजिए कि उतने में ही ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं होता है तो बाकी उसे आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, बाकी सब सॉल्व कीजिए, और फिर टाइम बचता है तो आप वापस उस बचे हुए टॉपिक पे आ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और सिली मिस्टेक का कारण है मिस्टेक्स इन OMR शीट। तो ये क्यों होता है कि देखिए, कुछ बच्चे होते हैं कि जो पहले उनका एक आदत होती है कि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में OMR शीट को मार्क करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इसमें सिली मिस्टेक्स के होने के चांसेस या गलत मार्क होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब का तभी आप OMR शीट में भरते रहिए, और आपका एकदम क्वेश्चन पेपर और OMR शीट इन दोनों का कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन OMR शीट में स्किप किए, क्वेश्चन पेपर में स्किप किया है, तो वो OMR शीट में भी स्किप्ड होना चाहिए। और OMR शीट को आप जो क्वेश्चन पेपर है जहाँ आप सॉल्व करते हैं, जहाँ आप पेन लगाते हैं, उससे थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि OMR शीट में अगर आपका कोई भी ऐसा मार्क पड़ जाता है किसी भी बबल पे, तो फिर वो आपका आंसर भले ही आपका सही आया हो, आपने सही बबल मार्क किया हो, लेकिन वो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव में चला जाएगा वो। इसलिए जो आप पेन चलाते हैं, जहाँ आप रफ वर्क करते हैं, उससे OMR शीट को थोड़ा दूर रखिए। एक और ऑब्स्टेकल इन स्टडी आती है, और वो है पुअर रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। इसका मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, सफिशिएंट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अभी हम देखेंगे। एक हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, तो उसका ये तरीका है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है कि जब आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो आप डिप्रेस्ड हो, आपका पढ़ाई में मूड नहीं लग रहा, तो उसमें एक ही तरीका है कि कीप गोइंग ड्यूरिंग दैट लैक टाइम। आप पेशेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जो भी आपको मार्क्स भले ही कम आ रहे हों, लेकिन आपका जो भी आपका डेली टाइम टेबल आप बनाते हैं उससे आप फॉलो कीजिए। रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। अपना आपका जो हार्ड वर्क है आप उस पर फोकस कीजिए इस टाइम पे। रिजल्ट अभी भले ही ना आ रहे हो, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। एक और हो सकता है कि आपका स्टडी प्लान नहीं है, मतलब आप पढ़ रहे हैं लेकिन प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं है, जिसके वजह से आपका जो इफेक्टिवनेस है, इफ़िशियंसी है, कम हो जाती है। सो एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू 10 hours ऑफ हार्ड वर्क। तो पूरा एक आपका प्लान होना चाहिए, और जैसा प्लान कैसे होना चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मंथली प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए, और डेली प्लान। डेली प्लान आपका जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से, और जो आपकी जो असाइनमेंट्स है, कोई एग्जाम्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका डेली प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से अपना प्लान बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एक ये होता है कि यू हैव स्टार्टेड लेट, मतलब आपने प्रोक्रेस्टिनेशन में ऐसे ही बहुत टाइम है चलता है, इसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर अब कि आपका चलो 1 साल चला गया, अब आपके पास पूरे 2 साल की पढ़ाई है और उसको उसी 1 साल में करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये सिचुएशन ना हो, तो आप शुरुआत से ही पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, टाइम बहुत है लेकिन सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, जिस भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उनका उन्हें ही आप फॉलो कीजिए। उनका एक वेल डिफाइंड स्पीड होती है कि आप वो टाइम पे पूरा सिलेबस को कवर कर देते हैं। हर ऑलमोस्ट हर टीचिंग इंस्टीट्यूट का ये स्पीड होती है। तो आप उन्हीं की स्पीड के साथ चलिए। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक्स, मेक श्योर कि क्लास में अगर वो टॉपिक पढ़ाना हो गया है तो आपका भी उसका पढ़ना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मतलब
कि जैसे बायोलॉजी तो हम ठीक है मान सकते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें जो सिर्फ रट्टा मारनी होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो आप नहीं समझ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिजिक्स के। भले ही आपको इस मेथड से बायोलॉजी में मार्क्स मिल जाए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें यही तरीका है कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जब क्लास में पढ़ाया जाता है वही बेस्ट टाइम होता है किसी टॉपिक को समझने के लिए। तो जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए, और उसके बाद में क्लास से आने के बाद आपको जो भी पढ़ाया गया एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके मैक्सिमम टॉपिक्स आप आराम से समझ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप इसमें टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, अपने बाकी किसी दोस्तों को कंसल्ट कर सकते हैं। और ये है कि रॉन्ग लर्निंग मेथड, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऑडियो विजुअल या फिर ग्रुप स्टडी या फिर ऐसे कुछ नेमोनिक्स बना देना, इन तरीके से उनको ज़्यादा ग्रास्प होता है, वो ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं। तो आप देखिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको कोई टॉपिक, तो आप ये ट्राई कीजिए कि उसमें आप किसी और तरीके से आपको उसको पढ़ सकते हैं क्या। जैसे क्या कि आप उसका कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए, या फिर आप उसके कोई यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें ऑडियो विजुअल तरीके से समझाया गया हो, या ऐसे ही जो लिस्टेड टेक्निक्स है आप उससे आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो जिसमें आपको समझने में आसानी हो। हाँ, एक और तरीका है, एक और रीज़न है कि आपका हार्ड वर्क के बाद भी पोर रिजल्ट आना, और वो है कि आप ट्राइंग टू मच, कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं विदाउट ब्रेक्स। तो या फिर आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक है कि डोंट फॉलो मल्टीपल इंस्टीट्यूट। जो आपका किसी एक इंस्टीट्यूट जो रेप्यूटेड हो, जिसका जो रिज़ल्ट है वो उसने दिया हो प्रीवियस ईयर में, उसी को पूरा फॉलो कीजिए। बाकी ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, उसे फॉलो मत कीजिए। जो आपका एक इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है उसी को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल इन स्टडी इज़ एग्ज़ाम एंजाइटी। मतलब कि आपने 2 साल एकदम अच्छे से मेहनत की, जितना भी आपका टॉपिक था, जो स्टडी मटेरियल था, आपने एकदम अच्छे से किया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको थोड़ा प्रेशर आ गया, थोड़ा स्ट्रेस आ गया, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में थोड़ा हड़बड़ा गए, और आपका पूरा जो हार्डवर्क है 2 साल का वो वेस्ट हो गया। एग्ज़ाम एंजाइटी कॉमन है, बहुत स्टूडेंट्स को होती है। तो अभी हम देखेंगे कि उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एक टेक्निक है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यानी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अचानक से आपके लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत एंग्जाइटी आ जाएगी, बहुत स्ट्रेस आ जाएगा आपको। तो इस वक्त पे आप क्या कीजिए कि आप पेपर लिखना छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। यानी मेडिटेशन की तरह 2-3 मिनट इस तरह से डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो आपको अपने आप लगेगा कि आपका माइंड थोड़ा काम हो गया है, और फिर आप फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हैं। एक और रीज़न जो एग्ज़ाम स्ट्रेस आता है वो है कि नेगेटिव टॉक, कि आप अपने आप को बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपको अपने आप को बहुत नेगेटिव आप बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है बहुत, तो पेपर आप लिखना बंद कीजिए। आप देखिए कि आप अपने आप को क्या नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं, उसे आप कहिए से स्टॉप। यानी जो नेगेटिव बोल रहे हैं आप एकदम से स्टॉप कीजिए वो, और फिर ये सोचिए कि आपका फ्रेंड है एक, और वो ऐसे ही खुद को नेगेटिव बोल रहा है, तो आप उससे क्या समझाएंगे उसे, आप वही अपने आप को समझाइए। यानी आप उसे ये कहेंगे कि चलो, आपको ये नेगेटिव टॉक क्यों आ रहा है, आपने 2 साल इतनी अच्छी पढ़ाई की है, भले ही 1-2 क्वेश्चन हार जाए, आगे हो सकता है सबको हार जाए, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप डटे रहिए अपने पेपर पे। तो ये जो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ये अपने आप को बोलिए, जिससे कि आपका नेगेटिव टॉक कम होगा और आपका फिर एग्ज़ाम में फोकस बढ़ेगा। नेक्स्ट है रिचार्ज योरसेल्फ। मतलब
पढ़ाई हाँ इम्पॉर्टेंट है, 5 से 6 घंटे पढ़ाई और उसके अलावा आपका फिज़िकल क्लासेस ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को रिचार्ज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिचार्ज करने का एक बेस्ट तरीका है कि एक्सरसाइज, कि आप आपका जो भी आपका दिन भर का टाइम टेबल है, मेक श्योर कि आप उसमें से थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा निकालिए और उसमें आप एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही अपने घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कितना टाइम निकालना है ये आपके ऊपर है कि आपको आप अपने पूरे स्टडी टाइम टेबल में से, जिससे कि आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, आप जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना ही बेटर है। आप आपका सोशल मीडिया टीवी रिड्यूस कर सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी से आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज से आपको डेफिनेटली रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट है कि रेस्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छी स्लीप होना भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और आपको वापस से आपका मोटिवेशन है वो भी बढ़ेगा। अभी जो आपका टाइम टेबल है स्टडी का, उसमें आप ब्रेक्स कैसे लेने चाहिए। मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप ऐसे कंटिन्यू एक लंबा पढ़े और फिर कंटिन्यू एक बड़ा ब्रेक ले। इससे अच्छा ये है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले। मतलब क्या कि 50 मिनट पढ़िए फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए। ऐसा आप 3 या 4 सेशंस कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। लॉन्ग ब्रेक में आपका एक जो डेली एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं, जैसे नाश्ता हो, जैसे नहाना हो या फिर कोई मंदिर जाना हो। इस तरह का जो डेली एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपको रिलैक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट लगता हो, जैसे कि मेडिटेशन हो, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी हो, वो भी आप इस लॉन्ग ब्रेक में कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि नाइट टाइम स्लीप। आपको 6 से 7 घंटे, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे रात की अच्छी स्लीप होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं हो रही है तो अगले दिन आप नींद में रहेंगे, आपका फोकस कम रहेगा और आपका पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन भी कम रहेगा। तो आप कैसे आप एसेस कर सकते हैं कि आपको अच्छी स्लीप हो रही है या नहीं। आप देखिए कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं क्या, या फिर आप इरिटेबल तो नहीं हो रहे, या फिर क्लास में आप सो तो नहीं रहे। अगर ये सब हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपको आपकी स्लीप बढ़ानी है। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 6 से 7 घंटे रात को एक सफिशिएंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने कुछ आपको बताया था कि क्लास 12th में आप हो तो आप अपना अगला 1 साल किस तरह से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।